हरिओम, ओम गणेश, जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का सहृदय मैं स्वागत भी करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को वासंतिक चैत्र नवरात्र की मेरी ओर से मेरे समस्त कर्मकांड के परिवार को, कर्मकांड बाय आनंद पाठक के परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पड़वा या वासंतिक नवरात्रि का प्रथम दिन या चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर इस वर्ष की सबसे पहले मैं बात करूं कि इस वर्ष चैत्र नवरात्र का आरंभ होने वाला है 22 मार्च बुधवार से आरंभ होकर 30 मार्च रामनवमी बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार तक। किंतु जो प्रथम दिन है, प्रथम दिन चैत्र माह का इतना महत्वपूर्ण है और बहुत ही अलग अलग मायनों में, अलग अलग विषयों से इसका महत्व शास्त्रों में और विज्ञान में भी दर्शित है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि वेद में तो है, शास्त्रों में तो है, श्रुति स्मृतियों में भी है, लेकिन विज्ञान में भी उसका महत्व है। अब वो क्या है? बहुत सारी चीजें, चाहे हम मान लीजिए जैसे श्रृंखला शुरू की है कि पूरे नवरात्र कर पाए ना कर पाए, कुछ मतलब जितना हो सके उतना तो हम कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा ही विषय जो शास्त्रों के आधार पर थोड़ा संशोधन करके एकत्रित करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और मैं अपेक्षा भी रखता हूं कि बहुत सहज सरल है, आप सब भी शायद हो सकता है कि इसका लाभ भी लेंगे। अगर विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब सर्वप्रथम तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, प्राचीन व्रतराज आदि ग्रंथ, व्रतोद्यापन आदि ग्रंथ, उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रंथ है वो, आयुर्वेद शास्त्र में भी चरक संहिता से लेके बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है आयुर्वेद जिसमें ऋतु के अनुसार जो खान पान होता है उसके विषय में है और वही चीज यहाँ है। तो संस्कृत में लिखा हुआ है कि चैत्रस्य मलमास वेतवत्सराभम निमित्तम कतैलाभ्यंग संकल्पादौ नूतन वत्सर नामक नाद्यारंभ अचल मास प्रतिपद्येद पद्येव कुर्यात। अर्थात मैं बहुत ही शब्द जो जरूरी है उसको पढ़ रहा हूँ, इसलिए फिर दूसरा लिखा है कि प्रति गृहं ध्वजारोपणम निम्ब पत्रा षण्णवत् संवत्सर आदि फलश्रवणन नवरात्रा आरंभो। अब इसका अगर मैं बात करूं हिंदी में तो सबसे पहले चैत्र शुक्ल प्रथम अर्थात प्रतिपदा को, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो न केवल नवरात्रि की बातें है, यहाँ पर है पूरे नवरात्र में चाहे आप कुछ कर पाओ कुछ ना कर पाओ ठीक है, लेकिन चैत्र माह के पहले दिन अर्थात 22 मार्च बुधवार को क्या हमें करना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन पूरे अंगों पर, पूरे शरीर के ऊपर तैल मर्दन अवश्य करना ही चाहिए। अगर उस दिन कोई तैल मर्दन नहीं करता है तो दोष लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इसके पीछे विज्ञान भी है क्योंकि हम जानते ही है कि ऋतु का परिवर्तन होता है, खास करके ये जो अभी सीजन चल रही है इसमें बहुत सारी बीमारी आदि होते हैं, मतलब इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जैसे शास्त्र कहते हैं कि अवश्य ही प्रथम शुक्ल चैत्र माह की एक तो शरीर पर तैल मर्दन अवश्य करे, कोई भी तेल का प्रयोग कर सकते हो तैल मर्दन के लिए। फिर उसके अलावा भी लिखा है कि तैल मर्दन तो कीजिए, लेकिन तैल मर्दन करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, उसके बाद दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज या विषय लिखा है वो क्या लिखा है कि हमारे घरों के ऊपर ध्वजारोहण करना। ध्यान से सुनिएगा, हमारे घर के ऊपर ध्वजारोपण करना। अब आपको ये भी मतलब सुनने में थोड़ा ये लगेगा कि ये क्या बात हुई, तो ये ग्रंथ कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथ कहते हैं। इसमें क्या कहा है कि चैत्र शुक्ल को पहले तैल मर्दन करें, तैल मर्दन करने के बाद स्नान करें, स्नान करने के बाद जब आप नित्य पूजा पाठ करो उससे पहले ही ध्वजारोपण अर्थात ध्वजारोपण घर के ऊपर करें। अब उसमें बहुत सारे विषय शायद या प्रश्न हो सकते हैं, कौन से रंग की ध्वजा है, कितनी साइज की ध्वजा है, कहाँ पर, या मान लीजिए कि चलो घर के ऊपर टेरेस नहीं है, कोई फ्लैट में रहता है, तो ये सारे प्रश्न तो अवश्य मन में होंगे ही। तो मैं ये एक चीज स्पष्ट करूं, किसी भी रंग की आप ध्वजा ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। किसी भी डंडी में, किसी भी लकड़ी या काष्ठ की डंडी में ध्वजा ले सकते हो, उसका भी कोई दोष नहीं है। छोटे से छोटी साइज होगी या थोड़ी बड़ी होगी उसमें भी कोई दोष नहीं है।
कौन से कोने में, किस दिशा में, कहीं पर भी लगाइए, दक्षिण दिशा को छोड़ के टेरेस के ऊपर, कोई दोष नहीं है। अगर फ्लैट में रहते हो, घर के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है, तो घर में भी कहीं पर भी आप छोटी सी ध्वजा, मतलब मान लीजिए 1 उंगली जितनी भी ध्वजा बनाकर घर के कोने में या घर के मंदिर के आसपास भी आप लगाओगे तो भी अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि चैत्र शुक्ल प्रथम दिन को अवश्य ही तैलमर्दन करें, तैलमर्दन करने के बाद स्नान करें, स्नान करने के बाद ध्वजारोपण करें। और फिर ये भी दूसरा प्रश्न होगा कि फिर उस ध्वजा का क्या करें, कितने दिन तक रखनी है। आप सिर्फ ध्वजारोपण कर दीजिए, जितने दिन तक रहती है रहने दीजिए, कोई चेंज करने की, बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर अगले साल तक भी रहती है, चैत्र शुक्ल आने वाला जो वर्ष होगा 2024 में, तब तक भी रहती है तो भी अच्छी बात है। नहीं रहती है कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, किंतु कम से कम वो करे। अब यहाँ पर इसका मीनिंग ये बताया हुआ है कि पूरे घर की रक्षा होती है, घर के आसपास कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां अगर है या होती है तो वो दूर रहती है, और बहुत प्रकार के विषैले प्राणियों से घर की रक्षा होती है और घर वालों की रक्षा होती है। तो ये चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन अर्थात नवरात्र के प्रथम दिन अवश्य ही करना चाहिए। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये करने के बाद ही नवरात्र का आरंभ करना चाहिए। और इसमें भी क्या लिखा है कि नव संवत्सर का जो आरंभ होता है, उस संवत्सर का नाम भी बोलकर फिर आप नवरात्र की पूजा या नवरात्र का अनुष्ठान या नवरात्र को आरंभ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का एक ही तात्पर्य था इस हमारे शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कि प्रथम दिन कुछ ना कर पाए लेकिन इतना तो कर सकते हैं। तैलमर्दन तो कोई भी कर सकता है, ध्वजारोपण भी कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई विधि विधान नहीं है, ना कोई मंत्र है, ना कोई श्लोक है, कुछ भी नहीं है। भगवती का नाम लेकर, अपने इष्ट देवता का नाम लेकर बस ये क्रिया कर दीजिए। और अगर आप करते हो, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो या वीडियो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। यह था एक संक्षिप्त विषय वीडियो। अपेक्षा है कि आपको यह विषय वीडियो एक नया लगा होगा, सुनने में भी अच्छा लगा होगा, और मैं भी अपेक्षा रखता हूं कि आप इसका लाभ अवश्य लेंगे। आपको अगर यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव।